आज 2 सितंबर को DSSB TGT मैथ्स मेल का एग्जाम हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता है। और जो 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उनका जो फीडबैक मिला है, उन फीडबैक से ये सुनने में आया है, ये बताया जा रहा है कि आज जितने भी एग्जाम हुए हैं तीनों शिफ्ट में, तीनों ही शिफ्ट में ग्रेजुएशन के टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं। लगभग 70 से 80% पूरा खेल उलट कर रख दिया गया है। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था, ना पढ़ने वाले को ना पढ़ाने वाले को। आप पिछले 8-10 सालों में इस प्रकार का पैटर्न कभी देखा नहीं गया। और मैं अपने बहुत सी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं कि DSSB अपना सिलेबस पहले से बताता नहीं है, और हम लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सारे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाते हैं। लेकिन इस बार एग्जाम में सब कुछ उल्टा देखने को मिला है। ग्रेजुएशन के टॉपिक से ही सवाल पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने की बजाय थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और इन टॉपिक्स पर ये जो ग्रेजुएशन की यूनिट्स आपको दिख रही है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि नंबर थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और आज की क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस को बताते हुए आपको टॉप 20 थ्योरम्स, रिजल्ट्स एंड फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। यानी कि जो भी रिव्यू आज देखने को मिला है, फ़ोन मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कमेंट्स के द्वारा या फिर ऐप के द्वारा कि सर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिव्यू देखने को मिला है, उन्हीं के आधार पर आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 2 सितंबर है और इस क्लास को आज मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सभी थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स और रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। और कहने को तो टॉप 20 थ्योरम्स रहेंगी, लेकिन उन थ्योरम से मैं ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा कि आपके 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आज की इस क्लास में 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो इन क्लासेस को, इन चैप्टर्स को आप जरूर अपने आप को तैयार करके रखें, थ्योरेटिकल चीज़ें तैयार करके रखें। और ये सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर मैंने डाले हुए हैं। और ख़ास तौर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पिछले 10-15 दिन पहले ही पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है, क्योंकि आज की जो मैं क्लास कराने वाला हूँ वो ये वीडियो उस बेस है आज की इस क्लास का। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स पर, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि टॉप 20 थ्योरम बहुत काम आपके आज से आने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप जरूर स्टडी करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो आप जरूर देख लें। और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का और लेते हैं टॉप 20 थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स, जो बेहद आपके काम आने वाले हैं, ठीक है ना। जो फीडबैक मिला है, जो रिव्यू देखने को मिला है, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम आपको आज उन सभी क्वेश्चन से अवगत कराते हैं कि क्या क्वेश्चन रहते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की थ्योरम। देखिए मैं सभी थ्योरम्स को यहाँ स्क्रीन पे आज शो करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी परसों ही एग्जाम है 4 सितंबर को, तो ये वीडियो अपलोड करने में, इसको बनाने में काफ़ी समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए फटाफट से सारी थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं एक बार, और वहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल कर आएंगे ये भी देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ओपन मैपिंग थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम, पिकार्ड थ्योरम। यहाँ से आइडेंटिटी थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसलिए मैं इसी फैमिली से, जो इसी के आसपास की जो थ्योरम है वो भी कराऊंगा आपको, ताकि हो सकता है ये थ्योरम आइडेंटिटी थ्योरम ना आए तो इसके आसपास की बाकी थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये PDF फाइल जो आपको दिख रही है, ये सारी की सारी PDF फाइल आपको हमारे ऐप जो है नितिन शर्मा मैथ्स, हमारा जो ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। नितिन शर्मा मैथ्स ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस ऐप के अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारी की सारी PDF फाइल मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस लिंक पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस PDF फाइल को देख लीजिए। इसकी थ्योरी को बार बार पढ़िएगा, इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारी बातें निकाल के लाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कर देना अब तक लाइक नहीं किया तो, ठीक है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, ओपन मैपिंग थ्योरम की बात करते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि एक स्टेटमेंट दी जा रही है और आपसे जानना चाह रहा है कि ये थ्योरम कौन सी है।
या फिर वो थ्योरम दे देता है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे ऑप्शन बनकर आ जाते हैं। जैसे इसी थ्योरम की अगर हम बात करें तो इस थ्योरम क्या देखिए, अगर R कोई रीजन है आपके पास और F कोई आपके पास एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैंने एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो यहां से जो कोई आपके पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन होता है, अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला, इस वीडियो में सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मैंने बताया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एंटायर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एंटायर एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, नोवेयर क्या होता है, सारी बातें बताई हुई। वहां से ये क्वेश्चन, अगर वो वीडियो देखा है तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ओपन मैपिंग थ्योरम की बात की जाती है, अगर आपके पास कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन R के अंदर, तो उस फंक्शन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि वहां पर उस रीजन से कोई सेट अगर S आपके पास है, तो उस ओपन सेट है आपके पास, तो उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो मैपिंग बनेगी f ऑफ S, वो भी आपकी ओपन रहने वाली है। ये स्टेटमेंट बन के आएगी, पूछेगा कौन सी थ्योरम है, तो ओपन मैपिंग थ्योरम है ये। और ओपन मैपिंग थ्योरम, अगर ये थ्योरम की स्टेटमेंट आती है और आपसे ये पूछे, कुछ घुमा फिरा के बातें पूछे, तो यहां पर क्या क्या बातें आपसे पूछ सकता है कि वो फंक्शन जो है, एनालिटिक फंक्शन जो है वो कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो इमेज बनेगी सेट एस की, वो एफ ऑफ एस जो इमेज बन रही है वो भी ओपन रहने वाली है। ऑप्शन में आ सकता है एफ ऑफ एस इज क्लोज, एफ ऑफ एस इज ओपन, एफ ऑफ एस इज क्लोज एंड ओपन बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपको एफ ऑफ एस को ओपन बताना है। तो यहां से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टेटमेंट आ जाए तो पूछेगा कि कौन सी थ्योरम है, और थ्योरम का जिक्र भी कर दे कि ओपन मैपिंग थ्योरम है, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एस कैसा रहने वाला है, ओपन रहने वाला है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, फंक्शन कैसे रहने वाला है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन रहने वाला है। तो यहां से 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और हल्का हल्का अपनी चीजें नोट करते रहिएगा। बहुत क्लास आज की इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत काम आने वाली इस क्लास को, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में लिख कर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है, भी 4 सितंबर को एग्जाम है, तो अभी ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, फटाफट इसी वीडियो में सारी मैक्सिमम बातें कवर करेंगे। तो सारी क्लासेस, इस पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये था ओपन मैपिंग थ्योरम्स के बारे में। उम्मीद करता हूं को यहाँ से 2 या 3 पॉइंट जो मैंने बताए वो क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट थ्योरम में मूव करते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम। अब कहा जा रहा है रिव्यू के द्वारा कि यहां से भैया क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ने तो क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको मैक्सिमम चीजें याद नहीं रहती एग्जाम देने के बाद, बस आइडिया रहता है एग्जैक्ट कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइडेंटिटी थ्योरम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या आइडेंटिटी थ्योरम है वो जाने, पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, 2 से 3 बार सारी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपके दिमाग में हाल ही में पड़ी हुई है तो आइडिया लग जाता है कि थ्योरम किस प्रकार की है, कौन सी थ्योरम है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपके पास f और g 2 कोई एनालिटिक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 2 फंक्शन की बात आएगी। पहली बात तो क्लियर कर लेना, क्योंकि एवरी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी फंक्शन खुद के साथ आइडेंटिटी बनाता ही है, लेकिन यहां पर 2 फंक्शन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि f और g कोई 2 एनालिटिक फंक्शन आपके पास इन डोमेन डी, कोई रीजन है उसके अंदर, आप रीजन कह सकता है या कोई डोमेन डी कह सकता है, ठीक है, जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हो रहे हैं, और साथ के साथ कंडीशन ये लेके चलेगा f इज इक्वल टू जी। तो यहां पर क्वेश्चन में f इज इक्वल टू जी आ सकता है, f नॉट इक्वल टू जी आ सकता है, इस प्रकार से थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा तो f इज इक्वल टू जी पूछेगा आपसे, या फिर ऑप्शन में f नॉट इक्वल टू जी दिया हुआ मिलेगा, तो ऐसे घुमा फिरा के चीज आपसे पूछी जाएंगी। f इज इक्वल टू जी है ऑन द सेट एस, जिसके पास एक लिमिट पॉइंट है उस रीजन डी के अंदर। देन f कॉन्ग्रेंट टू g, तो f और g कॉन्ग्रेंट रहने वाले। कॉन्ग्रेंट से मतलब है दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उनकी कर्व्स, उनकी इमेजेस, सब चीजें एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट रहने वाली है, एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली है उस रीजन डी के अंदर। तो यहां से ये स्टेटमेंट आ सकती है, कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है, आइडेंटिटी थ्योरम की बात कर रहा है, तो 2 फंक्शन पे काम करेगा, 2 एनालिटिक फंक्शन पे काम करेगा, दोनों इक्वल रहने वाले हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, वहां पर जो कंडीशंस बनने के बाद, मतलब लिमिट पॉइंट रहने के बाद, वो दोनों फंक्शन कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहने वाला है यहाँ पर। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आइडेंटिटी थ्योरम से। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पिकार्ड थ्योरम के बारे में। अब ये तीनों के तीनों जो थ्योरम मैंने आपको बताई है, ओपन मैपिंग थ्योरम
और आइडेंटिटी थ्योरम और पिकार्ड थ्योरम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एनालिटिक फंक्शन पर डिफाइंड किए जाते हैं। और ये अगर आइडेंटिटी थ्योरम पूछी गई है तो इसके आसपास की और बाकी थ्योरम भी पूछे जाने की संभावना नजर आती है। तो पिकार्ड थ्योरम अगर नहीं पूछी गई है तो यहां से इस थ्योरम के पूछी जाने की संभावना है। तो इसको ध्यान से होने के पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में बनकर आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट ही क्वेश्चन बनकर आ रही है। स्टेटमेंट क्या है देखिए, एवरी नॉन कांस्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल किया, एवरी नॉन कांस्टेंट इंटायर एनालिटिक फंक्शन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा फंक्शन जो सभी उस डोमेन के अंदर सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक होता है, वो इंटायर एनालिटिक फंक्शन होता है। यहाँ पर ओमिट्स एट मोस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, बस सिंपल सी बात है, कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर एनालिटिक फंक्शन होगा तो आपको ओमिट करेगा, गिव करेगा, प्रोवाइड करेगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर वो आपको देने वाला है एज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू की फॉर्म में उसकी जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आने वाली है। अब इसको दूसरे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा उल्टा घुमा फिरा के पढ़ने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, इन अदर वर्ड्स इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट्स मोर देन वन वैल्यू, अगर वो एक से अधिक वैल्यू देता है देन इट इज कांस्टेंट, तब वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए दोनों बातें उल्टी घुमा फिरा के हैं, अगर नॉन कांस्टेंट है तो वो एट मोस्ट वन वैल्यू देने वाला है, और अगर वो मोर देन वन वैल्यू दे रहा है, एक से अधिक वैल्यू दे रहा है, तब वो आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुआ, अगर कांस्टेंट है तो मोर देन वन वैल्यू देगा, और अगर वो नॉन कांस्टेंट है तो मैक्सिमम वो वन वैल्यू ओमिट्स मोर देन वन वैल्यू, तो वो एक से अधिक वैल्यू आपको वहां पर देने वाला है। तो यहां पर ये बातें आपको समझनी होगी यार, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो एट मोस्ट, और यहां पर मोर देन के बात को समझिए ध्यान से, अगर वो नॉन कांस्टेंट है तो वो वहां पर आपको एट मोस्ट वन वैल्यू देने वाला है, और अगर वो कांस्टेंट है तो मोर देन वन वैल्यू देने वाला है। इन दोनों बातों को कनेक्शन को समझिएगा, कांस्टेंट है तो मोर देन वन वैल्यू देगा, और अगर वो नॉन कांस्टेंट है तो मैक्सिमम वन ही वैल्यू देगा, नॉट मोर देन वन वैल्यू, ठीक है ना। मैक्स एट मोस्ट वन वैल्यू देने वाला है, मतलब एक से एक वैल्यू या उससे कम देने वाला है, यहां पर इस बात को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लियो-वेलिस थ्योरम। ये लियो-वेलिस थ्योरम की बहुत चर्चा चल रही थी कि सर लियो-वेलिस थ्योरम है, ये क्या चीज है। अब इस चीज को समझते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ही क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्या कह रहा है, अगर एफ जेड कोई आपका एनालिटिक फंक्शन है सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी एफ ऑफ मोड जेड लेस देन इक्वल टू एम, क्वेश्चन में चेंज होके क्या आ सकता है, एफ ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, या लेस देन आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस यहां देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन यहां से घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, कि मतलब उस फंक्शन को एफ ऑफ जेड का वो मैक्सिमम वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एम है, या एम से छोटा रहने वाला है, वेयर एम इज द पॉजिटिव कांस्टेंट है वहां पर, देन एफ जेड, तो जो फंक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा। यहां पर आप क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा, स्टेटमेंट आ गई तो पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट है। दूसरा, एफ जेड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वेरिएबल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, या फिर मॉडुलस फंक्शन है, या अलग तरह के कोई फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो इस लियो-वेलिस थ्योरम को आप जरूर एक बार पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैक्सिमम मोडुलो प्रिंसिपल। ये लियो-वेलिस थ्योरम के आसपास का एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो यहां से आने की संभावना है। देखिए क्या कह रहा है, एफ जेड कोई फंक्शन एनालिटिक है एंड नॉट कांस्टेंट इन गिवन डोमेन, अगर वो उस गिवन डोमेन में कांस्टेंट नहीं है। लियो-वेलिस थ्योरम में तो कहा जा रहा था कि वो कांस्टेंट होगा अगर वो एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम आ रहा है, एम कोई पॉजिटिव लिस्ट नंबर है तो वहां, और यहां पर क्या कह रहा है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है डोमेन डी के अंदर, देन एफ ऑफ जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहने वाली है। ये कहता है मैक्सिमम मोडुलो प्रिंसिपल। और इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट जेड नॉट इन द डोमेन, उसकी डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा सच दैट एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। ये एफ ऑफ जेड नॉट वो एम को ही रिप्रेजेंट करने वाला है, जो अभी पीछे हम पढ़कर आए कैपिटल एम। तो एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट फॉर ऑल पॉइंट जेड इन दिस डोमेन, गिवन डोमेन के अंदर। तो इस प्रिंसिपल को भी आपको समझना है, लिख लेना है, छोटे हल्के हल्के पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन आपके पास नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है इस डोमेन के अंदर, तो एफ ऑफ जेड के पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहने वाली है। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट जेड नॉट इन द डोमेन, उसकी जेड नॉट के अंदर डोमेन में जेड नॉट, कोई ऐसा पॉइंट जेड नॉट उसकी डोमेन में नहीं रहने वाला है
सच दैट एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है ना, उस फॉर ऑल पॉइंट्स इन डोमेन। तो ये रिजल्ट्स को आपको समझना है, 2-3 बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा और ये पीडीएफ फाइल के रिजल्ट्स को बार बार पढ़िएगा, काम आ सकते हैं आपके, बहुत काम आने वाले बता रहा हूँ। एक्चुअली में होने क्या वाला है ये प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि DEET अपना सिलेबस पहले कभी बताता नहीं है और पिछले 8-10 सालों में जो पेपर का पैटर्न रहा है हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार टोटली डिफरेंट आ रहा है। अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहा है कि कहना मुश्किल है कि क्या आने वाला क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। अब हालात ऐसे बन गए, उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो बनाना पड़ेगा, बना रहे हैं तो क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं काची गौरसेट थ्योरम। काची गौरसेट थ्योरम, यहां से इस थ्योरम को काची थ्योरम के नाम से भी जाना जा सकता है, थोड़ा ही सा ही चेंज है, बस ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो काची थ्योरम आ जाए आपसे एग्जाम में या काची गौरसेट थ्योरम आ जाए तो एक ही मतलब निकल कर आता है। समझिएगा पहले क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन से ओवर द क्लोज कर्व के ऊपर काम करता है। इफ कोई फंक्शन एनालिटिक है, अब ध्यान से सुनिए, काची थ्योरम आ जाए, काची गौरसेट थ्योरम आ जाए तो ये इंटीग्रल के ऊपर काम करने वाली है। चीजों को कनेक्ट करके याद रखो क्या कहा जा रहा है। इसका कन्वर्ट्स भी हम पढ़ेंगे, कन्वर्ट्स भी थ्योरम इसका यहां से एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए पहले इस थ्योरम को जानते हैं। एफ कोई फंक्शन है एनालिटिक फॉर ऑल आर इंटीरियर टू ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर सी। काउंटर सी से मतलब है ऐसी कर्व, ऐसी सिंपल कर्व से बनी हुई कर्व जिसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मैच कर जाते हो, मतलब जहां से एंड किया वहीं पर, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड हो जाता है। तो इस प्रकार को काउंटर्स कहा जाता है। अब ये आगे डिटेल में जानेंगे काउंटर क्या होता है, पहले ही पढ़ लेते हैं एक बार। कोई फंक्शन है एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर सी, देन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन एनालिटिक है टुवर्ड्स इंटीरियर पॉइंट, या फिर ऑप्शन में आएगा एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट। तो 2-3 तरीके समझ के आएगा। तो आपको इस हर स्टेटमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मार्क कर लेना है। जैसे इस थ्योरम के अंदर आपको क्या मार्क करना है, इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंटीरियर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, इंटीरियर पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा सिंपल क्लोज काउंटर सी को हाईलाइट कर लेना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन एनालिटिक होगा। तो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस करके आपसे पूछेगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, 4 ऑप्शन में, ठीक है ना। अब ये तो था कि एक क्लोज काउंटर सी था, और अब इसको जनरलाइज फॉर्मेट में पढ़ते हैं, पूरे ओवरऑल रीजन के अंदर पढ़ते हैं। तो जनरलाइज फॉर्मेट क्या कहती है, देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए आपके सामने आ चुका है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर डोमेन डी। अब पूरी डोमेन डी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं। देन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज काउंटर सी लाइंग इन डी। अब ये सभी के लिए काम करेगा, पहले एक पर्टिकुलर सी पर काम कर रहा था, अब उस डोमेन डी के सभी काउंटर्स पे काम करने वाला है आपका। तो इस चीज को आपको समझना है आपको, ठीक है। अब हम इसी का जो अपने काची गौरसेट थ्योरम पढ़ी, इसका ही एक कन्वर्स थ्योरम आती है, ये भी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा फीडबैक मिला कि यहां से इस थ्योरम्स का बाय नेमिंग थ्योरम से जो थ्योरम इसकी मोराइज थ्योरम, यहां से इसका कन्वर्स पार्ट पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है, मोराइज थ्योरम क्या कह रही है, कन्वर्स ऑफ काची गौरसेट थ्योरम है। कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ऑन डोमेन डी, और अब उल्टा है, देखिए इंटीग्रल ओवर द सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है। तो क्या कहानी बन रही है, एवरी क्लोज काउंटर सी इन डी एफ जेड इज एनालिटिक। वहां तो क्या था कि एफ जेड एनालिटिक था, काजी के जनरलाइज फॉर्म में क्या था कि एफ जेड एनालिटिक था काउंटर सी इन द डोमेन डी, देन इंटीग्रल ओवर द सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। इसमें उल्टा हो रहा है, इंटीग्रल ओवर द सी मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन डोमेन डी के अंदर, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है। तो उल्टा क्या कह रहा है, एफ जेड एनालिटिक होगा उस फॉर एवरी क्लोज काउंटर सी ऑन द डोमेन डी, ठीक है ना। तो उल्टा पुल्टा दोनों आपको समझ के रखना है, ध्यान रखना। अगर इंटीग्रल देके पूछ रहा है एनालिटिक है या नहीं, तब तो ये मोराइज थ्योरम है, उसको कन्वर्ट्स पार्ट। और अगर आपसे एनालिटिक दे रहा है एवरी काउंटर सी ऑन डोमेन डी,
तो उसका काची गोट्स फॉर्म में कहती है इसका इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 होने वाला है। तो चीजों को आपस में रिलेट करके समझ के करेंगे तो चीजें काम आएंगी। ठीक है, स्क्रीन पे सारी चीजें चल रही है, आपको उसको सुनते रहिएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास काची रेजिड्यू थ्योरम। अब ये काची रेजिड्यू थ्योरम जो है, काची रेजिड्यू थ्योरम, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं एक बार। इफ एन एनालिटिक फंक्शन हैज ए सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी की बात की जा रही है और वो भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यहां पर क्वेश्चन में चेंजेस क्या आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाए तो गलत हो जाएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ थ्योरम रिजल्ट्स से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, हल्का सा चेंज करके ऑप्शन बना लेते हैं। बस आपको इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको हाईलाइट करनी है, एनालिटिक फंक्शन होगा, सिंगुलरिटी होगी उसके पास, सिंगुलरिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एनालिटिक है, उसके नेबरहुड में कहीं और आसपास में वो एनालिटिक नहीं है तो उसको सिंगुलरिटी कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन हैज सिंगुलरिटी एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्लूडिंग एट एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी को भी इंक्लूड कर रहा है। देन सम ऑफ द रेजिड्यू एट दीज पॉइंट्स अलोंग विद इंफिनिटी इज 0। तो सम ऑफ द रेजिड्यू जो बनने वाला है उस सभी पॉइंट्स के ऊपर विद द इंफिनिटी, वो सारा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, 0 की जगह पर कांस्टेंट आ सकता है, या फिर यह आ सकता है कि इनफाइनाइट आ सकता है, या फाइनाइट आ सकता है, कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी 0, लास्ट का जो पॉइंट वाला उसको हाईलाइट करना है। एनालिटिक फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है, वो फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट चेंज आ सकता है वहां पर। ठीक है, और सम ऑफ द रेजिड्यूज आ सकता है यहाँ पर, तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रेजिड्यूज आ सकता है, या फिर कुछ अलग कांस्टेंट आ सकता है। तो चीजें यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो काची रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को आपको समझना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टर्म्स ले रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकती है और आई भी है। यहाँ पर देखिए जॉर्डन कर्व, जॉर्डन आर्क की चर्चा चल रही है, जॉर्डन आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। पहले जॉर्डन आर्क को समझने से पहले मल्टीपल पॉइंट्स को समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी पॉइंट्स पर आएंगे। पहले हम आते हैं मल्टीपल पॉइंट्स की बात। अगर आपके पास कोई कर्व है, इफ ए कर्व इज सेटिस्फाई मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द रीजन, मतलब कोई भी कर्व जो किसी रीजन के अंदर एक से अधिक पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, एक से अधिक वो कर्व एक से अधिक पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है इन द गिवन रीजन। इफ ए कर्व इज सेटिस्फाई मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन रीजन देन द पॉइंट इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट ऑफ द कर्व। तब उन पॉइंट्स को उस रीजन के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स कहा जाएगा। अगर वो कर्व कोई भी फंक्शन आपके पास है, एनालिटिक फंक्शन आपके पास है, और उस फंक्शन से बनने वाली कर्व एक से अधिक पॉइंट्स को, एक से अधिक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है इन द गिवन रीजन, देन वो पॉइंट्स आपका मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे कहलाने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन आर्क, देखिए जॉर्डन आर्क कनेक्शन कैसे है। द आर्क सी, जो भी आर्क सी रहने वाली है, जॉर्डन आर्क को सिंपली सी से डिनोट करते हैं, इज सेड टू बी जॉर्डन आर्क और सिंपल आर्क इफ डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब वो खुद को क्रॉस ना करें। खुद को क्रॉस का मतलब वो इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग का पॉइंट डिफरेंट होगा, या फिर वो कर्व इस प्रकार से होगी कि ओवरलैप ना करे, खुद को ही इंटरसेक्ट ना करे, खुद को ही ना काटे, है ना, कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। थस ए कंटिन्यूअस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब ऐसी आर्क, देखिए कनेक्शन क्या बन के आता है, मल्टीपल पॉइंट्स का भी चर्चा किया है, तो मतलब ऐसी कर्व जिसके पास कोई मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होंगे ना, तो वो आपकी जॉर्डन आर्क कहलाने वाली है। नेक्स्ट आती है रेगुलर आर्क। अब देखिए रेगुलर आर्क कनेक्शन कैसे बनता है। इफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस इन द गिवन रेंज देन द आर्क इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट्स, मतलब कोई भी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स की हम बात करें वो कंटिन्यूअस भी हो जाए उन द गिवन रेंज के अंदर। गिवन जो रेंज है, गिवन आपका जो जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड होके आया है, वो उन सभी वैल्यूज के अंदर वो फंक्शन डेरिवेटिव्स के साथ साथ कंटिन्यूअस भी रह जाए उस रेंज के अंदर, तो वो जो आपकी आर्क रहने वाली है वो रेगुलर आर्क रहने वाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे बन सकता है कि डेरिवेटिव जो होंगे आपके पास वो कंटिन्यूअस होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आर्क रेगुलर कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगुलर आर्क की जगह पर वो जॉर्डन आर्क रिप्लेस कर सकता है ऑप्शन के अंदर, वो यहाँ पर आपके यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं यहाँ पर, तो चीजों को आपको समझना है, ठीक है। अभी हम जो काउंटर की बात कर रहे थे, उस काउंटर के बारे में बात करते हैं, वो होता क्या है।
एन आर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क ज्वाइंट एंड टू एंड। देखिए मैंने बोला था काउंटर्स क्या होता है, वो एंड टू एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है। एन आर्क कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क ज्वाइंट एंड टू एंड इज कॉल्ड ए काउंटर। एंड टू एंड कनेक्ट होता है। Thus, a counter is a Jordan curve consisting of continuous chain of finite number of regular arc। मतलब कि सिंपल सी बात ये आती है कि काउंटर जो होगा वो जॉर्डन कर्व कहलाएगा आपका, और ऐसा होगा कि कंटिन्यूस चेंज होगी, उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क आपके पास रहने वाली है। When only the initial and final values of the curve are same, a counter C is called simple closed curve। इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रहेगी तो सिंपल क्लोज कर्व की कहलाएगी वहां पर। अब देखिए यहां पर एक बात और बता रहा है कि सर्कल द बाउंड्री ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एक सर्कल की बात कर रहा है, द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, और ए रेक्टेंगल टेकन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन आर एग्जांपल ऑफ सिंपल। सिंपल सी बात है भाई, सर्कल है जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है, ट्राइंगल है वो भी उसको भी पॉइंट कहीं ना कहीं जब तक वो मैं तीनों पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, वर्टेक्स नहीं मिलेंगे और ट्राइंगल नहीं बनेगी। इसी प्रकार रेक्टेंगल है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सिंपल क्लोज काउंटर के, ठीक है ना। तो ये देखिए एग्जांपल में अब रेक्टेंगल 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सर्कल आ जाए, या फिर बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल्स आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बनते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट टेलर्स थ्योरम, और एक नीचे एक थ्योरम है लॉरेंट थ्योरम। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही फीडबैक मिला है कि सर टेलर थ्योरम और इसके आसपास के क्वेश्चन बने हैं। तो टेलर थ्योरम का कनेक्शन लॉरेंट थ्योरम से भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक बात को आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। टेलर थ्योरम की बात कर रहे हैं तो कि मैंने बोला था एनालिटिक फंक्शन पे सारा काम चलने वाला है, और एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 37 चैप्टर, 37वां चैप्टर है कॉम्प्लेक्स सेकंड, उसको आप जरूर देखिएगा, नहीं देखा है तो। कह रहा है एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है फॉर एट ऑल पॉइंट्स विद इन ए सर्कल। एक सर्कल सी नोट है, ठीक है, जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस आर नोट से डिनोट कर रहा हूं मैं। एनालिटिक फंक्शन है, ऑल पॉइंट्स हैं विद इन द सर्कल के अंदर है। देन एवरी पॉइंट जेड विद इन सी नोट इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस एफ डैश जेड नोट जेड माइनस जेड नोट प्लस एफ डबल डैश जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डैश था उसके नीचे फैक्टोरियल 1 था, वो दिख नहीं रहा था। एफ डबल डैश जेड नोट फैक्टोरियल 2 जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डॉट डॉट, और ये एक्चुअल में टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम ध्यान से समझी जाए तो। और अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट जेड नोट को हम 0 नाम दे दे तो वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। और इस सीरीज को मैंने शायद किसी पर्टिकुलर वीडियो में बताया, वो ये हुआ था शायद ये 37 चैप्टर के अंदर ही मैंने बताया था कि टेलर सीरीज जो है ना वही यहाँ पे टेलर थ्योरम का काम कर रही है यहाँ पर। अब इसका देखिए एक थ्योरम नीचे आ रही है लॉरेंट थ्योरम, और लॉरेंट थ्योरम क्या निकल के आती है? एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है इन ए रिंग शेप्ड रीजन डी बाउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। यहां पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे आपके, जिसका सेंटर सेम रहने वाला है, एंड रेडियस जो रहने वाली है R1 और R2 की बात करें तो R1 ग्रेटर देन R2 है, जेड भी एन पॉइंट है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी? देखिए डेफिनेशन का ही तो फर्क है यहाँ पर, टेलर थ्योरम में लॉरेंट थ्योरम में क्या डेफिनेशन का फर्क निकल के आ रहा है। देखिए एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन वेरीज 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस एन वेरीज 1 टू इन्फिनिटी बी एन। ए एन और बी एन जहां पर एज ए कोफिशिएंट काम करते दिखाई दे, समझ जाना ये लॉरेंट थ्योरम की बात आ रही है। तो ए एन और बी एन की जो यहाँ पर वैल्यू भी दी हुई है साथ में, इन वैल्यू की हल्का हल्का नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूं रोल्स थ्योरम के बारे में बताऊंगा, और आगे मैं बताऊंगा मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। हालांकि ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी को क्वेश्चन बना के कैसे घुमा फिरा के आ सकता है समझिएगा। कोई भी फंक्शन आपके पास अगर होता है, यहाँ पर देखिए मैं एनालिटिक फंक्शन की बात नहीं करूंगा, सिंपल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ जो लोग हम 11th-12th में पढ़ते हैं। एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है, तो कोई क्लोज इंटरवल आपके पास दिया हुआ है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए से भी दिया हुआ है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई ये करेगी रोल्स थ्योरम कि वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस रहेगा। दूसरा डेरिवेबल रहेगा ओपन इंटरवल के अंदर, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू है ए और बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आती है, तो उस केस में एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस ओपन इंटरवल ए से बी के अंदर, सच दैट एफ डैश, मतलब हम सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट ए और बी ओपन इंटरवल में आ रहा है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रहने वाला है। अब साथ के साथ मैंने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये निकल कर आता है, कोई भी फंक्शन आपके पास रहने वाला, उससे जो कर्व बनेगी तो उस गिवन इंटरवल के अंदर
उस कर्व के ऊपर उस गिवन इंटरवल पर जो डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट इन बिटवीन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, जो वहां पर टेंजेंट बनेगा है ना, वो जो डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा। तो ध्यान रखना रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट बनेगा एट द गिवन पॉइंट उस ओपन इंटरवल के अंदर, वो टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के अंदर, जबकि मीन वैल्यू थ्योरम में वो उस कोड के पैरेलल होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये रोल्स थ्योरम के बारे में था। अब देखिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करते हैं। पहले कंडीशंस की बात करते हैं। तो जो फंक्शन आपका रहने वाला है उस क्लोज इंटरवल के अंदर, पहले वो कंटिन्यूएशन रहेगा, दूसरा वो डेरिवेबल ओपन इंटरवल में रहेगा। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, हम नाम दे देते हैं उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये इसकी स्टेटमेंट है। तीनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स मीन वैल्यू थ्योरम में 2 पॉइंट आते हैं, रोल्स थ्योरम में 3 पॉइंट आते हैं। तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में आके आपके पूछे जा सकते हैं। ये कंडीशन जो निकल कर आई है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो जो कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाएगा उस गिवन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल होगा उस कोड के जो कर्व के एंड पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनी है। ठीक है ना। रोल्स थ्योरम में तो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और इसमें पैरेलल होता है उस कोड के। इस बात को आपको समझ के रखना है। अब कुछ एक दो बातें और मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, एक दो थ्योरम्स और बताने वाला हूं जो आपके काम आ सकती है। गास डाइवर्जेंस थ्योरम बार बार जिक्र चल रहा था फीडबैक के द्वारा, जो रिव्यू चल रहा था। गास थ्योरम आ रही है, स्टोक थ्योरम आ रही है, और क्या बोलते हैं एक ग्रीन थ्योरम्स भी आ रही है, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा था। तो पहले हम बात करते हैं गास थ्योरम्स के बारे में। तीनों थ्योरम्स को ध्यान से सुनिएगा, और हर एक थ्योरम्स के अंदर एक पॉइंट है बारीक सा, उसको आपको कनेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ सकती है। सपोज V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज पेयर वाइज स्मूथ कर्व S, सरफेस के ऊपर काम करेगी। सपोज f ऑफ x y, z भी ये वेक्टर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन V के अंदर, देन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द V डेल डॉट f। ध्यान से सुनिएगा, गास डाइवर्जेंस थ्योरम में डेल डॉट f मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ओवर विद रिस्पेक्ट टू dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द s f डॉट n ds। यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। n इज आउटवर्ड यूनिट नोबल होगा ओवर द सरफेस s के, जो सरफेस s है उसके ऊपर n जो यूनिट वेक्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन है वो रहने वाला है। तो ये तो थी गास डाइवर्जेंस थ्योरम। ध्यान रखिए गास डाइवर्जेंस थ्योरम में डेल डॉट f मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोथ साइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बार डेल डॉट f और एक बार f डॉट n। अब मैं जब आगे ग्रीन थ्योरम में चलता हूं तो ध्यान से, कि ग्रीन थ्योरम में सेकंड डेरिवेटिव यहां पर इस्तेमाल होने वाला है। देखिए कैसे होगा। फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इन द रीजन V बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस S। तो जब डबल डेरिवेटिव वाली कंडीशन आता है, डेल स्क्वायर वाली कंडीशन, तो आप समझ जाइए कि वो ग्रीन थ्योरम की बात कर रहा है। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वेक्टर ओवर द वॉल्यूम V फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई dv इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल s फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट n ds। तो ध्यान रखिएगा जब डबल डेरिवेटिव बात चल रहा है, ग्रीन थ्योरम की बात चल रही है, और जब डेल डॉट f डॉट n चल रहा है, तो आपका चल रहा था आपका गास डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है। अब देखिए एक थ्योरम और आती है स्टोक थ्योरम, उसको भी इन तीनों को आपस में रिलेट करके समझिएगा। जब कर्ल की बात आएगी ना, कर्ल की, तो आप समझिए कि वहां पर स्टोक थ्योरम आएगा। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव आएगा तो आपकी वहां पर ग्रीन थ्योरम आएगी, और जहां पर डेल डॉट f आएगा, f डॉट n आएगा, वहां पर आपकी गास डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी। इन तीनों को आपस में इस प्रकार से रिलेट करना है। तो स्टोक थ्योरम क्या कहती है, लेट S बी ए पीस बाय स्मूथ ओपन सरफेस S विद ऑन ए स्मूथ कर्व C, f ऑफ x y, z भी कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन आपके पास, कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन रीजन S स्पेस S, then close curve C f dot r is equal to double surface integral over C curl f dot n ds। जब कर्ल का बात आ रहा है तो इसको मतलब समझिए स्टोक थ्योरम है, सेकंड डेरिवेटिव आ रहे हैं तो आप समझिए ग्रीन थ्योरम है, और डेल डॉट f डॉट n है तो आप समझिए गास डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो इन तीनों थ्योरम्स को इस प्रकार से रिलेट करके आप याद रखेंगे तो काम आएगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में टॉप 20 थ्योरम्स डिस्कस किए। 20 थ्योरम्स के अंदर कुछ रिजल्ट्स भी मैंने इंक्लूड करे हैं, और हर थ्योरम को मैंने एक एक पॉइंट जो बताया उनको हाईलाइट करके बताएं,
उन सभी पॉइंट को समझ के रखना है आपको। यहीं इन थ्योरम्स के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, घुमा फिरा के जा रहा है। और बार बार फिर से आके मैं बता रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन चैप्टर्स को बार बार पढ़िएगा। इनके अंदर छुपे हुए थ्योरम्स, रिजल्ट्स, उनको पढ़िएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस वाले चैप्टर का वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको बताया जो, ठीक है ना। तो और इस PDF फाइल मैंने बताई आपको, हमारे ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के अंदर PDF फाइल मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चीज़ें सारे काम के जो मैंने आपको आज डिस्कस की है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। और बात करते हैं पेपर की, तो हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, ठीक है ना। आप पेपर क्या आने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि इस बार जो आया है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, सोच से परे ऐसा पेपर भी आ सकता, कभी नहीं सोचा गया था। लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, परिस्थितियों के अनुसार काम कीजिएगा, कंडीशन के हिसाब से काम कीजिएगा। हम आपके लिए और फायदेमंद कोई चीज़ें होंगी तो आपके लिए ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। ये था आज की इस क्लास में। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।